हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपके सामने रेगुलर ज्योग्राफी की क्लासें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और चैप्टर नंबर 7 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है दोस्तों वो है वायुदाब और पवनें। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसे ही नाम मैंने आपके सामने लिखा वायुदाब, आपके शायद मन में बहुत सारे सवाल क्रिएट हो चुके होंगे और शायद उनके आंसर भी आपको लगभग प्राप्त हो चुके होंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं वायु दाब क्या होता है। वायु दाब क्या होता है, यानी वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, उसे अपन वायु दाब कहते हैं। यानी धरातल पर बल लगाना कह सकते हैं, समुद्र तल पर बल लगाना कह सकते हैं, उसे हम संक्षिप्त तौर पर वायु दाब कहते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम वायु दाब और पवनों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करा दिया था। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों वायुमंडलीय संगठन हमने पढ़ा था, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हवा, गैस, जल, वाष्प और धूल के कणों का मिश्रण क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। यानी आपके मन में एक सवाल आ चुका होगा कि गुरुजी वायुदाब किसका मिश्रण होता है। तो भाई मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। वायुदाब जो मिश्रण होता है वो हवा के अंदर धूल का मिश्रण होता है, गैस के कणों का मिश्रण होता है और अनेक प्रकार के छोटे छोटे जलवाष्प होते हैं, उनका भी एक मिश्रण होता है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि अधिक भार वाली वायु का अर्थ होता है गैस, जलवाष्प और धूल के कणों का सम्मिलित रूप पाया जाना अथवा हवा के कणों का संकुलन कहलाना। अधिक वायु भार का मतलब क्या कहलाता है, अधिक भार वाली वायु का अर्थ होता है जैसे कोई भी अगर हवा होती है, वायु होती है, वो अगर उसका भार बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई जो धूल के कण हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, भाई जो जलवाष्प के कण हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। और इसी प्रकार अगर बात मैं करता हूं दोस्तों, इसी प्रकार बात करता हूं कि वायुमंडल में जो गैसें हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब अधिक भार वाली वायु है। तो यहां लिखेंगे कि अधिक भार वाली वायु का सामान्य अर्थ होता है गैस, जलवाष्प, धूल के कण का एक सम्मिश्रण, सम्मिलित रूप जो हवा के कणों के रूप में विद्यमान रहता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। जबकि कम भार अथवा कम वायुदाब वाली पवन में ये सारे के सारे कण होते हैं वो एक दूसरे से कहां होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों, वायुमंडल के संगठन या गैसों का संगठन आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ठोस, द्रव और कणों के बारे में, यानी गैसों का संगठन आपने पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त तौर पर वहां ले जाता हूं, क्योंकि बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। मैं एक बार बता देता हूं दोस्तों कि वायुमंडल, अगर बात करते हैं गैसों का संगठन, गैसों का संगठन में कैसे अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि गैसों का संगठन की बात करते हैं तो एक होता है ठोस और एक होता है दोस्तों द्रव अवस्था और एक होती है गैस अवस्था, यानी पदार्थ की अवस्था। बिल्कुल ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है माय डियर फ्रेंड्स, पदार्थ की अवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब एक सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी वो 3 प्रकार कौन कौन सी होती है। तो उसमें से एक होती है ठोस अवस्था, एक होती है पदार्थ की ठोस अवस्था, दूसरी होती है पदार्थ की द्रव अवस्था और तीसरी होती है पदार्थ की गैस अवस्था। यानी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूं ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपके सामने कहा, इसके अंदर जो कण होते हैं वो पास पास में स्थित होते हैं। ठोस अवस्था में जो कणों के मध्य की दूरी होती है बहुत ही कम होती है। ठोस अवस्था में कणों के मध्य की दूरी होती है बहुत ही कम होती है। मैं कह सकता हूं कि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं, इनमें जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है, यानी इनको आसानी से अपन तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको कहा पत्थर, पत्थर को आप तोड़ो तो भाई आप नहीं तोड़ सकते हो। मैंने कहा एक सूखी लकड़ी, आप उससे तोड़ सकते हो। तो सूखी लकड़ी में जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, जबकि पत्थर के अंदर जो कण होते हैं वो थोड़े पास पास स्थित होते हैं, इसलिए हम उसको ठोस अवस्था बोलते हैं। दोस्तों आपने फिर पढ़ा होगा कि अगर बात करता हूं मैं द्रव अवस्था, अब द्रव अवस्था की बात करते हैं तो इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, यानी इसका मतलब इसमें जो रिक्त स्थान होता है वो इन कंपेयर टू
जो ठोस अवस्था से थोड़ा ज्यादा होता है, इसे अपन आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है जल। जल दोस्तों एक प्रकार से द्रव अवस्था में होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं गैस अवस्था, तो गैस अवस्था की बात करते तो गैस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। इसे केवल हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा दूर स्थित होते हैं। ठीक है भैया, तो ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो चलिए भैया हम वापस आ जाते हैं 12th क्लास की तरफ, क्योंकि भाई हमें 9th में नहीं जाना है, नहीं तो आप कह दोगे कि सर आप हम तो 12th का परचेज कर रहे हैं कोर्स, आप पढ़ा रहे हो 9वीं का। चलो भाई आ जाते हैं। अब सेकंड नंबर लाइन क्लियर हो चुकी है, फर्स्ट नंबर लाइन आपके सामने क्लियर हो चुकी है। बात करते हैं तीसरी लाइन क्या कहना चाह रही है कि जबकि कम भार अथवा कम वायुदाब वाली पवने में ये कण एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, हवा के इस भार को हवा या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दोस्तों यहां पर एक स्पष्ट तौर पर एक परिभाषा मैंने लिख दी कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। मान लीजिए आ गया है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो आप क्या स्पष्ट जवाब दोगे कि कम भार अथवा कम वायु दाब वाली पवने, जब ये जिनके अंदर स्थित ये जो धूल के कण होते हैं, जलवाष्प के कण होते हैं, गैस के कण होते हैं, बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, तो हवा के इस भार को या हवा के इस दाब को हम सामान्य तौर पर वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा गया, अब दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे दोस्तों, आगे आपके सामने लिखा जा रहा है, उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है वायुमंडलीय दाब को सामान्य तौर पर किसमें मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को सामान्य तौर पर बैरोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने की जो इकाई होती है वो किसमें होती है, वायुमंडलीय दाब को मापने की जो इकाई होती है वो मिलीबार होती है। क्या होती है, मिलीबार। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है, और वायुमंडलीय दाब को मापने की जो सामान्य यूनिट होती है वो होती है दोस्तों मिलीबार। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या इसको मैं कह सकता हूं अधिकतम होगा। समुद्र तल का मानक वायुमंडलीय दाब 1013.2 MB होता है। MB क्या होता है, MB का अर्थ होता है सामान्य तौर पर मिलीबार। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, मिलीबार। हाँ भाई सभी को याद हो चुका है यहां तक, हाँ भाई सभी साथियों को यहां तक याद हो चुका है कि जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने की जो इकाई होती है वो मिलीबार होती है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है। समुद्र तल का मानक वायुमंडलीय दाब 1013.2 MB होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तल से ऊपर वायुमंडल की जो मोटाई होती है वो अधिकतम होती है, इसलिए समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, अधिकतम होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पीडीएफ में जो भी लिखा गया है क्वेश्चंस वो सारे क्लियर हो चुके हैं आपके। बिल्कुल जल्दी से बताओ भाई। दोस्तों बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने की जो इकाई होती है मिलीबार होती है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है। समुद्र तल का मानक वायुमंडलीय दाब 1013.2 MB होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तल से ऊपर वायुमंडल की मोटाई बहुत अधिक होती है, इसलिए समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब भी क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्या लिखा है इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। आगे लिखा गया दोस्तों, हो सकता है कि आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए होंगे। हो सकता है दोस्तों कि आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए होंगे। स्टेशनों की ऊंचाई मैदान या समुद्री तल से अधिक होने के कारण हिल स्टेशन पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वायुमंडलीय दाब में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो दोस्तों यहां लिखा गया है, हो सकता है कि आप किसी भी हिल स्टेशन पर गए होंगे। हिल स्टेशनों की ऊंचाई मैदान या समुद्र तल से अधिक होने के कारण हिल स्टेशन पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वायु खंड कम होता है, इसलिए दाब यहाँ पर क्या होगा, बहुत कम होगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। हाँ भाई देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं कि हमारी व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। तो सभी साथियों से मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा।
और व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 9214447666। आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और यहां पर आपको प्रत्येक क्लास के बारे में जानकारी रेगुलर मिलती रहेगी। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आपके सामने मैं एक डायग्राम दर्शा रहा हूं, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना भैया। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलना प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि यह जो क्षेत्र है ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है? ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है। और इसी प्रकार इस क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो ये आपके पास में जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है ये एक प्रकार से एक मैदानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। तो यहां पर आपको पहाड़ी क्षेत्र नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आपको मैदानी क्षेत्र नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर पहाड़ी क्षेत्र में वायुखंड की मोटाई होने के कारण वायुमंडलीय दाब क्या होगा? अधिक होगा। जबकि मैदानी क्षेत्र में वायुखंड की मोटाई होने के कारण भी वायुमंडलीय दाब क्या हो सकता है? अधिक हो सकता है। लेकिन एक बात समझना मेरे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैदानी क्षेत्र की बात मैं करूंगा तो यह कम होगा, लेकिन अगर मैं समुद्र तल की बात करूंगा तो समुद्र तल की मोटाई अधिक होने के कारण यहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? अधिक हो जाएगा। समुद्र तल पर अधिक हो जाएगा, वैसे मैदानी क्षेत्र में कम हो जाएगा। बात करते हैं यहां के पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ते जाओगे, अगर मोटाई होगी तो अधिक हो जाएगा, नहीं तो फिर कम रहेगा। तो अब पहाड़ी ऊंचाई के क्षेत्र पहाड़ पर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है वायु के दाब को मौसम मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया गया था। यानी वायुमंडलीय दाब को अगर अपन मौसम मानचित्र की बात करेंगे तो वहां पर समदाब वायुदाब के द्वारा दर्शाया गया है। इसका सामान्य अर्थ होता है कि समान वायुदाब वाले सभी स्थानों पर एक समान रेखा से जुड़ जाए। समदाब का अर्थ क्या होता है? समदाब का मतलब होता है कि समान वायुदाब वाले जो जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी इस रेखा से जुड़ जाते हैं। इन रेखाओं को समदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से वायुमंडलीय दाब दो प्रकार के होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे कोई पूछ ले कि वायुमंडलीय दाब कितने प्रकार के होते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों कि वायुमंडलीय जो दाब होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्च दाब और एक होता है निम्न दाब। वायुमंडलीय दाब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास में उच्च वायुदाब और दूसरा होता है हमारे पास में निम्न वायुदाब। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है पृथ्वी की सतह पर अधिक हवा वाले क्षेत्र को उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यानी अगर पृथ्वी के क्षेत्र की बात करता हूं जहां पर हवा वाला जो क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा होगा तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और कम हवा वाले क्षेत्र पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक उच्च वायुदाब प्रणाली में केंद्र से बाहर की ओर दाब कम होता है और केंद्र के अंदर की ओर दाब क्या होता है? अधिक होता है। तो कम दाब प्रणाली के केंद्र के बाहर की ओर दाब भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। आगे लिखा गया पृथ्वी की सतह पर दो स्थानों के बीच वायुमंडलीय दाब में के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया था कि दाब प्रवणता को समझाइए। दाब प्रवणता को समझाइए। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर दो स्थानों के बीच वायुमंडलीय दाब के अंतर को, पृथ्वी की सतह पर दो स्थानों के बीच वायुमंडलीय दाब के सतह के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता सतह पर तापमान में अंतर का परिणाम होता है। समदाब रेखाओं के बीच अंतराल के अध्ययन के माध्यम से हम दाब प्रवणता को समझ सकते हैं। यानी अगर आपने समदाब वायु रेखा का अध्ययन करेंगे तो जब समदाब वायु रेखा का हम अध्ययन करेंगे तो उससे हमें दाब प्रवणता के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी मिल जाएगी। बड़े क्षेत्रों में दाब में कम अंतर निम्न ढाल प्रणाली को प्रदर्शित करता है। चलो भाई आगे चलेंगे। जबकि समदाब रेखाएं एक दूसरे के समीप होती हैं तो उच्च ढाल को प्रदर्शित करती हैं। वायु की गति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। उनमें से एक होती है क्षैतिज गति और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर गति। वायु की गति कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो वायु की गति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। उनमें से एक हो जाती है क्षैतिज गति और दूसरी हो जाती है ऊर्ध्वाधर गति। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले वो मैं आपको समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन लिखा पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडलीय दाब द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उस पद का नाम बताइए जिसके द्वारा मानचित्र पर
वायु दाब को दर्शाया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स उसका नाम लिखेंगे अपन समदाब रेखा। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप अपने साथियों तो इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा।